नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again I welcome all you on board for the topic of human resource development. Gentlemen, so far we have covered different theories, different aspects of human resource management. Those were the prerequisite for understanding the human resource development aspect. Then we covered the introduction to human resource development. After introduction, we started something different, something new, which was actually, or rather which is actually the basics for human resource development functions, that is training and development, और बाकी उसके जो performance management और career path. तो हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो उसके बेसिक्स हैं, जिसकी बेस पे ट्रेनिंग की जाती है, जिसकी बेस पे डेवलपमेंट की जाती है, और जो एक्चुअली एचआरडी का फंक्शन है, दैट वाज लर्निंग. प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग का इंट्रोडक्शन एक लिया था, जस्ट अ रन थ्रू, और उसमें हमने लर्निंग का जो एसोसिएटेड पार्ट था विद एचआरडी, हमने उसको स्लाइटली सा टच किया था. आज हम लर्निंग का जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग की थीरीज, उसका एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके डिफरेंट मेथड क्या हैं, किस टाइप की लर्निंग की जाती है, कौन कौन से लर्निंग के एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ अ ट्रेनिंग एंड फॉर प्रॉपर एवेल्यूएशन. उसके लिए हम आज लेक्चर में लर्निंग को इन डेप्थ थोड़ा सा टच करेंगे. दैट इज इंट्रोडक्शन टू लर्निंग थीरीज एंड स्टाइल्स. Definition of learning. Learning, a relatively permanent change in behavior brought about by experience. Distinguishes between maturation and experience. Distinguishes between short-term changes in performance and actual learning. ये जो लास्ट का पार्ट है, क्योंकि इससे ऊपर के पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि वो जो चेंज का फोकस होता है, वो चेंज क्या होता है. मैंने उसमें आपको एक थोड़ा सा स्पोर्टी वे में एक चीज़ बताई थी कि वो लेवल अप. लेवल अप इज़ एक्चुअली अ चेंज. आपका जो बिहेवियर होता है, उस चीज़ को स्टडी करने के बाद जो चेंज के थ्रू आपका जो बिहेवियरल चेंज है, दैट इज़ योर एक्चुअल लर्निंग. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि मैच्योरिटी जो है वो एक्सपीरियंस, आप कैसे किसी एक सिचुएशन में आते हैं. हमने वो ढाबे वाली एग्जांपल ली थी. आप 5 स्टार होटल में खाना खाने के आदी हैं, देन सडनली यू हैड टू विजिट और यू हैड टू गो टू ढाबा सिस्टम होटल. वहाँ पे आप जाते हैं, ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम तो आप किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी, एक डिफरेंट एस्पेक्ट होगा उस जगह का, और वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिंक बैक करेगा आपकी मैच्योरिटी के साथ. बट दिस लास्ट पॉइंट इज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन शॉर्ट टर्म चेंजेस इन परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल लर्निंग. यहाँ पे मुझे एक अपनी लाइफ की एक चीज़ याद आ रही है. जब हम बचपन में पढ़ते होते थे ना, छोटे होते थे, तो कुछ हम खुद पढ़ते होते थे, कुछ हम दिखाने के लिए पढ़ते होते थे. वो जो हमारा कॉन्सेप्ट एक है ना कि लुक बिजी डू नथिंग, वो वाला कुछ दिखाने के लिए पढ़ते होते थे. तो जब हमारे फादर आते थे तो हम बाबा को कहते थे कि बाबा आज मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा, आज मैंने इतने चैप्टर्स कवर किए. My father used to ask me कि बेटा आपने पढ़ा कितना और आपने सीखा कितना. उस वक़्त तो हमें समझ नहीं आती होती थी कि ये क्या बात है कि पढ़ा कितना और सीखा कितना. ऑब्वियसली हमने अगर 5 चैप्टर्स कवर किए हैं तो इट मीन्स कि मैंने सीखा है, लेकिन नो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट थिंग. और वो अब आके समझ आती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज दिस थिंग दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन reading and learning. There's a huge difference between short-term changes in performance and actual learning. मैं इसको इस चीज़ के साथ मैप कर रहा हूँ कि उस वक़्त
में शॉर्ट टर्म चेंज थी। शॉर्ट टर्म चेंज क्या थी? मैंने वो 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी उस वक्त पढ़ते थे उसके 5 चैप्टर्स मैंने जो हैं वो स्टडी किए, एंड आई वेंट थ्रू दोज 5 चैप्टर्स, बट दोज वर द शॉर्ट टर्म चेंजेस। वो एक मैंने सपोज करें मैंने एक थ्योरी थी पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने उस थ्योरी को पढ़ लिया और 5 चैप्टर मैंने इस तरह के पढ़े। आफ्टर स्टडिंग 5 चैप्टर्स आई गॉट अ बिट ऑफ अ नो हाउ अबाउट दोज 5 चैप्टर्स। वो मेरे एक शॉर्ट टर्म चेंज था मेरे बिफोर एंड आफ्टर। वो आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि आपका बिफोर नॉलेज क्या था और चेंज आफ्टर दैट नॉलेज, वो बिफोर एंड आफ्टर वाला एस्पेक्ट। तो वो 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म चेंज था। लेकिन एक्चुअल लर्निंग का जो पर्पस है, या एक्चुअल लर्निंग हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपके लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म हमारे उस ज़माने में या उस एज के लिहाज से तो वही ABCD या 2+2 ये या अलिफ बे पे ये इस टाइप की चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म है कि जो कि अभी तक हमारे साथ ज़िंदगी में चलते आ रही हैं। सो एक्चुअल आपकी लर्निंग जो है दैट distinguishes between short term change in performance and actual learning। आपकी short term change in performance, आपने एग्जाम में परफॉर्म किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, पिछली चीज़ों को आप भूल गए, इट हैपन्स, हम सब के साथ होता है। हमने क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा होता है, हम लोग बस वो एग्ज़ाम से पहले वाली रातों को थोड़ा सा स्टडी करने को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन एक्चुअल लर्निंग हमारी वो है, या आप सब में एक्चुअल लर्निंग उनकी होगी कि जो इन चीज़ों को अपने साथ एक्चुअली अडॉप्ट करेंगे या अडेप्ट करेंगे अपने आप को उन चीज़ों के साथ, और उस चेंज से वो परफॉर्मेंस में चेंज लेकर आएंगे। उस परफॉर्मेंस से चेंज में आप एक्चुअल लर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ डू वी लर्न? एसोसिएशन, यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने एक एसोसिएशन की बात की थी। एसोसिएशन क्या चीज़ होती है? आप चीज़ों को एसोसिएट करते हैं और फिर आप उनसे लर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें मैं एसोसिएट करता हूँ आपको या आपकी लाइफ को बचपन से या पेरेंटिंग से। ऑल ऑफ दोज हु आर एक्चुअली मैरिड एंड माशाल्लाह आर हैविंग सम किड्स, तो उनके लिए भी ये एक एसोसिएशन बहुत मैटर करेगी, क्योंकि अगेन आप उस चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक से बिल्ड करेंगे, आप उसके ऊपर जो मर्जी में बिल्ड कर दें वो ठीक होगी। सो आप एसोसिएट करते हैं। ये जो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? मैं आपको, वैसे तो हमारे सामने ये बहुत सारी थीरीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पावलोव्स के और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर इसको देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले मुख्तलिफ अंबिया कराम, ठीक है, आप उनका अगर थोड़ा सा उनको स्टडी करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप उनको देखें, ये जितने अंबिया कराम हैं हमारे जद्द अमजद से लेके अब तक जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग हैं वो हर चीज़ को रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ पे, बेसिक ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हर चीज़ को हमारे साथ एसोसिएट किया जाता है ताकि हमें वो चीज़ समझ आ सके। सो एंड सो इवन के कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हकायात तक जो हैं वो एसोसिएट की गई, पिछले ज़माने को उस ज़माने के साथ एसोसिएट किया गया। आप कुरान पाक का मुआज़ा देखें कि कुरान पाक 1450 साल पहले आया, लेकिन कुरान पाक सुबह क़यामत तक के लिए है। सुबह क़यामत से तक से मुराद क्या है कि जिस दिन क़यामत आनी है उसकी सुबह तक कुरान पाक इस रूह ज़मीन पे मौजूद रहेगा, चाहे उसको अरबों साल लग जाएं, करोड़ साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं या 1 साल बाद, जब भी वो क़यामत आनी है वो सुबह क़यामत तक के लिए। और उसका मुआज़ा क्या है कि वो हर ज़माने के लिहाज से एसोसिएटेड है, ये उसका मुआज़ा है। सो वो तभी उस ज़माने के जो लोग होंगे, आज से लेट्स से आज से 100 साल पहले के जो लोग थे उनके लिए कुरान पाक फिट था। उससे 100 साल पहले चले जाएं, उस ज़माने पे कुरान पाक फिट बैठता था। उससे 100 साल पीछे चले जाएं, हर ज़माने के लिहाज से कुरान पाक उस ज़माने पर सेट था। सो ये एसोसिएशन है टाइम के साथ। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि
time association with the event, that is the starting of your learning. आप एसोसिएट करते हैं हर चीज़ को, लोगों को चीज़ों के साथ, चीज़ों को इंसानों के साथ, इंसानों को इवेंट्स के साथ। सो एक्चुअल आगाज़ लर्निंग का जो एसोसिएशन का है ये वहाँ से आया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, हम लोग इस ज़माने के लिहाज से भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वी कनेक्ट इवेंट्स दैट अकर इन सीक्वेंस। हम वो इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं जो सीक्वेंस में अकर हो रही होती हैं। लाइक अ डॉग हियरिंग हिज मास्टर से सिट, हिज सिटिंग देन रिसीविंग अ बिस्किट फ्रॉम द मास्टर। वो ये बिहेवियर स्टडी किया जाता है कि डॉग, अगर आपने अपने जानवर को बैठना सिखाना है तो उसने, और उसके बाद उसको बिस्किट मिलेगा, तो ये इवेंट दूसरे इवेंट के साथ जोड़ दिया गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बच्चा आपका कोई भी चीज़ सीखता है, वो किस तरीके से सीखता है? आप उसको कोई भी चीज़ बताते हैं, फिर उसको साथ होकर करवाते हैं। जब वो कर लेता है तो आप कहते हैं वेल डन, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको वो अप्रिसिएशन पसंद है, आप उसको प्यार करते हैं, उसको वो प्यार पसंद है। आप उसके लिए एक रिवॉर्ड रख देते हैं कि बेटा अगर आपने मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर लिए तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। सो वो प्रीवियसली जब उसने ऐसा किया होता है तो उसने ये लर्न किया होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उसने मैट्रिक में इतने नंबर लिए तो उसको ये गिफ्ट मिला था, फर्स्ट ईयर में इतने नंबर लिए उसको ये गिफ्ट मिला, तो सेकेंड ईयर में भी जब उसको कहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ वैसे ही होगी। दिस इज हाउ वी लर्न विद द सीक्वेंस एंड सेट ऑफ इवेंट्स। बिहेवियरिज्म, ऑब्वियसली जो अगर प्रीवियस हम स्लाइड को थोड़ा सा स्टडी करें तो हमने उसमें ये देखा था कि ये एक बिहेवियर है। हम एक सेट ऑफ बिहेवियर्स, सेट ऑफ पैटर्न्स को जब उससे हम गुजरते हैं तो हम चीज़ों को लर्न करते हैं। दिस इज व्हाट आवर बिहेवियर इज। और ये बिहेवियर की कुछ थीरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। फॉरगेट द माइंड, psychology should based on observable behavior. This is one concept, one theory, John B. Watson. Now what is classical conditioning? Ivan Pavlov, a Russian researcher, 1904 Nobel Prize in Medicine, 20 years studying digestive system. Actually ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये स्टडी कर रहा था। ही वॉज अ डॉक्टर और वो मुख्तलिफ स्टडीज़ पे वो काम कर रहा था। 30 years स्टडी लर्निंग, 20 years स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन 30 years स्टडिंग लर्निंग। ही केम अप विद सर्टेन एस्पेक्ट्स, सर्टेन बिहेवियर्स, सर्टेन लर्निंग बिहेवियर्स थ्रू हिज डॉग, एंड दैट वाज व्हाट वाज डॉग थिंकिंग और फीलिंग. How did they know he was going to feed them? Did they see, smell or associate him with food? Again, association का ये part है, association के aspect पे उन्होंने काम किया, and then they came up with certain conclusion. वो classical conditioning क्या है, हम आगे चल के इसको देखते हैं. Examine the phenomena objectively using experiment. आप एक phenomena जज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और ऑब्जेक्टिवली यूजिंग एक्सपेरिमेंट आप एक क्लोज सर्किट इन हाउस आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन के रिजल्ट में आप कुछ चीज़ लर्न करते हैं कि हाँ, अगर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन के इतने, ऑक्सीजन के इतने, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ओके, उसका रिजल्ट पानी निकलेगा. अगर आपने मेडिसिन क्रिएट करनी है तो इतने ग्राम अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट करते हैं, उस इंजेक्शन का जो रिजल्ट है वो उसके ऊपर क्या होता है, उससे आपको पता चलता है. यू लर्न दैट दिस सॉर्ट ऑफ मेडिसिन विद दिस अमाउंट इज गोइंग टू हेल्प क्योर दिस डिजीज. So this is how we learn with the passage of time, with certain events, with certain association, with certain experiments. Now classical conditioning, a type of learning in which an organism respond to a neutral
stimulus that normally does not bring about that response. Associative learning. Thunder is equal to rain, rain is equal to lightning, lightning is equal to get umbrella, sit is equal to biscuit. So क्लासिकल कंडीशनिंग हम किसे कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग ये होती है कि हम कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उन बिहेवियर्स के कुछ स्टिमुलाइज होते हैं, वो बिहेवियर किसी स्टिमुलाई की वजह से अकर हो रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पर है, आपने थंडरिंग देखी, थंडरिंग के बाद बारिश, बारिश के बाद लाइटनिंग, साथ लाइटनिंग, और लाइटनिंग के बाद आपको अम्ब्रेला आपने खोल ली. द पॉइंट इज कि बिहेवियर इज गेट अम्ब्रेला. स्टिमुलाइज वर थंडर, रेन, लाइटनिंग. सो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो क्रिएट करते हैं स्टिमुलाइज आपके एक सर्टेन बिहेवियर को. दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. और आप क्या अम्ब्रेला और थंडर को आपस में एसोसिएट कर सकते हैं? जैसे ही आप बादल देखेंगे, आप सुबह सपोजिटली आप सुबह बाइक पे ऑफिस जा रहे हैं, आप घर से निकलने लगते हैं, आप आसमान पे देखते हैं फुली क्लाउडी हुआ होता है, डार्क क्लाउड्स होते हैं. नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज आइदर गेट द रेन कोट और द अम्ब्रेला या आप हेलमेट. ये तीनों चीजें आप अपने साथ रख लेंगे. इन केस बारिश होती है तो आपको ये हेल्प करेंगे. लेकिन ये जो बिहेवियर था, ये आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद योर एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली एसोसिएट किया आपने कि अगर थंडर क्लाउड्स हैं, अगर डार्क क्लाउड्स हैं, तो आपको अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी, आपको रेन कोट की जरूरत पड़ेगी. आपने इन दोनों इवेंट्स को आपस में एसोसिएट किया. सेम इज द केस सिट इज इक्वल टू बिस्किट. कि आप, जैसे हम बच्चों को कहते हैं, एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा. जैसे आई टोल्ड यू बिफोर, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपनी एक एग्जांपल दी थी. पेरेंट्स यूज्ड टू से कि बेटा बस मैट्रिक कर लो, उसके बाद जितना मर्जी में खेलना. वी वर लाइक कि हाँ ठीक है, ये ऐसा है. वो इवेंट्स एसोसिएट हो जाते हैं आपके. सिट इज अ बिहेवियर. एसोसिएटेड चीज क्या है, स्टिमुलाई क्या है? दैट इज द बिस्किट. नाउ द न्यूट्रल स्टिमुलस prior to conditioning has no effect on the desired response. जो कंडीशन है उससे पहले का होता है न्यूट्रल स्टिमुला, लेकिन उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स के ऊपर डायरेक्ट उस वक्त इंपैक्ट नहीं होता. Until you experience thunder with rain and lightning, you don't think about getting your umbrella. अगर आपको खाली नॉर्मल बादल नजर आ रहे हैं लेकिन उसके साथ हवा चल रही है, तो फिर आप शायद अम्ब्रेला नहीं लेंगे. अगर आपको डार्क क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और उसमें आपको लाइटनिंग नज़र आ रही है और हल्के हल्के आपके ऊपर रेन ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर अम्ब्रेला. सो न्यूट्रल स्टिमुलाई वो होते हैं कि जो प्रायर टू कंडीशनिंग होते हैं, जो प्रॉपर कंडीशनिंग, जो सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल होंगी तो आपका वो बिहेवियर अकर होगा या वो बिहेवियर आपका वैसा होगा. अगर वो प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं होंगी तो फिर वो न्यूट्रल स्टिमुलाई कहलाता है. Until you pair sit with the behavior of sitting and the reward of biscuit, sit had no meaning. Very true. अगर आप खाली sit बोलो तो वो उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखेगा. लेकिन आप sit को, sit जो बिहेवियर है उसको अगर आप एसोसिएट करते हैं विद द रिवॉर्ड ऑफ बिस्किट, तो फिर वो उसके लिए एक मीनिंग रखेगा और फिर उसका वो बिहेवियर उस लिहाज से चेंज होगा. हम इसी चीज़ को अगर उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें, हम इसी चीज़ को उठा के अगर अपने T&D ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें, तो फिर भी हमें ये चीज़ एसोसिएशन के लिहाज से समझ आती है. वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, आपका एक चीज़ एसोसिएट हुई हुई है, वो स्टार अवार्ड, वो बोनस, वो रेज, वो LFAs, प्रोविडेंट फंड, ये सारी आपकी एसोसिएशन है जिसकी बेस पे आप कोई चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं और आप फिर उस चीज़ को लर्न करते हैं. एसोसिएशन. क्लासिकल कंडीशन में UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अ स्टिमुलस दैट ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स विदाउट हैविंग बीन लर्न. स्मेल ऑफ फूड कॉजेज स्लैवेशन. देर आर सम अनकंडीशनल स्टिमुला जिसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता. फॉर इंस्टेंस ये चीज़ उन्होंने डॉग पे स्टडी की, लेकिन हम उसको इंसानों के ऊपर लेकर आ जाते हैं
कि आपको सामने लेट्स सपोज कोई लड़ाई होते दिखती है, आपको अचानक एक गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपको कोई ऐसी चीज़ भूख लगी हुई है, आपको सामने कोई अपना फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, पिज्ज़ा लेट्स से, या आपको चिकन रोस्ट या स्टीम रोस्ट लेग आपको नज़र आ गई, आपको ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ गया। वो बिहेवियर क्या है, वो कहाँ से आपके अंदर आया, वो अनकंडीशनल स्टिमुलाइज हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ देखो जिसके आपके ऊपर अनकंडीशनली, कि आपका कोई कंडीशन बीच में नहीं है, वो चीज़ देखी और उसका एक बिहेवियर, एक रिस्पॉन्स आपके अंदर क्रिएट हुआ, दैट इज योर अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स दैट इज न्यूट्रल and needs no training. Example, salivation at the smell of food. अब पहले था कि फूड स्मेल करके आपका एक कॉज हुआ, कॉज एंड इफेक्ट वो चीज़ होती है ना, वो आपने पहले भी पढ़ी होगी, वो कॉज था और उसका एक इम्पैक्ट था। लेकिन अब अदर वे अराउंड आके देखें, वो कॉज था और ये रिस्पॉन्स है आपका, कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। फॉर इंस्टेंस बहुत बार ऐसे होता है, हम किसी को नहीं जानते, गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने गुजरते हुए सलाम वालेकुम बोला, आप अनकंडीशनली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वालेकुम अस्सलाम। क्यों? क्योंकि एक बिहेवियर एसोसिएट हुआ हुआ उसके साथ कि सलाम का वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो आपके एसोसिएशन होते हैं, दैट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज conditioned stimulus, a once neutral stimulus that has been paired with a unconditional stimulus to bring about a response formerly caused only by UCS. Bell rings, dog salivation because he has paired the bell with food due to conditioning. हम अपने घर में ये चीज़ देखते हैं, जिन्होंने कोई किसी भी किस्म का उन्होंने पेट पाला हुआ है, चाहे वो कैट है, चाहे वो डॉग है, आप अगर उसका नाम लेते हैं या आप उसको, हम लोग बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स हमने उनके लिए रखी होती हैं, वो उन साउंड्स के साथ फेमिलियर होते हैं, और उस साउंड के साथ फॉर इंस्टेंस हमें अपनी कार का हॉर्न पता होता है कि इस तरह का हॉर्न बजा है तो इसका मतलब कि दरवाज़ा खोलो, गेट ओपन करा दो। तो ये हमारे मुख्तलिफ कंडीशनड स्टिमुलस होते हैं कि वो कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसी तरह कंडीशनड रिस्पॉन्स है, अ रिस्पॉन्स दैट आफ्टर कंडीशनिंग follows a previously neutral stimulus, salivation caused by bell ringing. इसमें एक अनकंडीशनल स्टिमुलस में एक चीज़ ऐसी है कि जो हमने बहुत बार शायद या ज़िंदगी में एक बार या हमने किसी के साथ ये होता हुआ देखा होगा कि वो डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो लेग पे हमें किसी भी किस्म की कोई इंजरी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले वो एक रबर हैमर लेके हमारे नी पे मारता है, और जैसी नी पे मारता है हमारी लेग एकदम रिस्पॉन्ड करती है। वो क्या चीज़ होती है? यू हैव टू डिसाइड इट योर सेल्फ, यू हैव टू आंसर दिस थिंग अमंग द ग्रुप। आप आपस में डिस्कस करें और फिर मुझे बताएं कि ये चीज़ क्या होगी कि वो डॉक्टर आपकी नी पे जैसी हैमर मारेगा आपकी एकदम लेग मूव करेगी। क्या वो कंडीशन थी, अनकंडीशनल थी, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, कंडीशन रिस्पॉन्स था, अनकंडीशनल स्टिमुला था, क्या चीज़ है वो? इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है? ये आपके समझने के लिए कुछ एसोसिएटेड डायग्राम्स थी। न्यूट्रल स्टिमुलस, साउंड ऑफ ट्यूनिंग फोक, साउंड ऑफ ट्यूनिंग फोक, कंडीशन रिस्पॉन्ड ऑफ योर डॉग, वो स्लाइवा उसका निकलता है। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट पाउडर, वो उसके साथ दोनों चीजें एसोसिएटेड थी जिसको इसने लर्न किया। Next is classical condition. Extinction, a previously conditioned response, decrease in frequency and eventually disappeared. Spontaneous recovery, the reappearance of a previously extinguished response after time has elapsed without exposure to the conditioned stimuli. Stimulus generalization, conditioned response follows a stimulus that is similar to the original conditioned stimulus. Stimulus discrimination,
organism learn to differentiate among stimuli. Higher order conditioning, pairing a previously conditioned stimulus with a neutral stimulus. Now comes the operant conditioning. Operant conditioning, learning in which a voluntarily response is strengthened or weakened depending on its positive or negative consequences. क्या चीज होती है operant conditioning? Learning in which voluntary response is strengthened or weakened depending on its positive or negative consequences. आपका एक voluntarily response होता है, voluntarily response होता है जो कभी ताकतवर हो जाता है, कभी वो वीक हो जाता है, कभी स्ट्रेंथन हो जाता है, कभी वीकन हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो स्ट्रेंथन होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो वीकन हो जाएगा. दैट इज योर ऑपरेंट कंडीशन. लॉ ऑफ इफेक्ट. responses that are satisfying are more likely to be repeated. इस फर्स्ट सेंटेंस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा. Responses that are satisfying are more likely to be repeated, and those that are not satisfying are less likely to be repeated. एक law of effect एक उन्होंने कॉन्सेप्ट जनरेट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं, जो पॉजिटिव और सेटिस्फाइंग इवेंट्स हैं, वो मोस्ट लाइकली वो रिपीट होंगे या आप उसको रिपीट करना चाहेंगे. इसकी बेस पे आप लर्न करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं. एंड दोज दैट आर नॉट सेटिस्फाइंग आर लेस लाइकली टू बी रिपीटेड. और वो चीज़ें कि जो लेस सेटिस्फाइंग थी, लेस कॉम्प्लीमेंट्री थी, वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी. दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट. इसका आपकी लर्निंग से क्या ताल्लुक? देर आर सर्टेन थियरीज of learning and behavioral changes for military personnels, SSG वगैरह में या डिपार्टमेंट डिफेंस में या US मरीन्स में कुछ थीरीज वगैरह, कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट हुए कि दैट इज कॉल्ड थीरी ऑफ यू. आपके नेगेटिव इवेंट्स को वो लेस करते करते, पॉजिटिव से लेस करते करते नलिफाई करते हैं, नलिफाई कर से पॉजिटिव में आपको अपवर्ड ले जाते हैं. That is the concept. Law of effect is actually the concept behind the personality breakdown. और उसमें वो आपके अंदर अपनी मर्जी के फिर चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं. और वो जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्चुअली उस चीज़ को उस तरह लर्न भी करते हैं, द वे दे वांट देम टू लर्न द थिंग्स. Reinforcement, the process by which a stimulus increases the probability that a preceding behavior will be repeated. Reinforcement हम किसे कहते हैं? चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे. एक एग्जाम्पल है, उसके साथ मैं इसको एसोसिएट करूंगा, वहां पे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा. Reinforcer, any stimulus that increase the probability that a preceding behavior will occur again. जो preceding behavior है वो दैट इज मोर लाइक कि हम इन्फोर्स कर रहे हैं एक चीज़ को, मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, और वो मोस्ट लाइकली है कि वो चीज़ उसको मैं आगे जाके दोबारा रिपीट करूँगा. इट मीन्स आई एम एक्चुअली रीइंफोर्सिंग माई कॉन्सेप्ट ओवर यू. सो दिस ऑपरेंट कंडीशन ऑफ रीइंफोर्सर्स इज मोर लाइक कि आप एक स्टिमुलाई रखते हैं और उस स्टिमुलाई का फोकस होता है कि वो रिपीट करेगा, उसका पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करेगा. फॉर इंस्टेंस लीवर, फूड डिस्पेंसर. आप लीवर को प्रेस करेंगे, ये ऑब्वियसली एक गिनी पिग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, उसके बाद फिर वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है. दिस इज हाउ टेस्टिंग अकर्स कि उन्होंने देखा कि जो माउस था, जो गिनी पिग था, उसने लीवर को प्रेस किया तो उसका फूड डिस्पेंसर ओपन हुआ. उसने ये एसोसिएट किया इसके साथ, रीइंफोर्सर और ये सारी कंडीशनिंग, इन सारी चीज़ों को एसोसिएट किया डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न से कि वो प्रेस करेगा, खोलेगा तो उसको खाना मिलेगा. तो हाउ दिस इज हाउ दे लर्न थ्रू एसोसिएशन. प्राइमरी रीइंफोर्सर्स satisfies some biological need and works naturally regardless of a person's prior experience.
ऑब्वियसली आपके कुछ प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, कुछ आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, आपके फूड, स्मेल, एयर या आपके वाटर इनटेक, ये सारी चीज़ें आपकी उसके थ्रू सेटिस्फाई होती हैं और उसका से प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोई एसोसिएशन नहीं होती है। आपकी बायोलॉजिकल नीड है कि आपने हवा इनटेक करनी है और एक्सेल करनी है, आपकी बायोलॉजिकल नीड है कि आपने खाना खाना है, चाहे पसंद है चाहे नहीं पसंद, लेकिन आपका वो बायोलॉजिकल नीड है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एसोसिएटेड हो प्रीवियसली। Secondary reinforcer, a stimulus that becomes reinforcing because of its association with a primary reinforcer. और उसके बाद आपके ऐसे स्टिमुलस कि जो आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर थे, जैसे हमने खाने की बात की, पानी की बात की, उसके साथ आप अगर उसमें कोई और चीज ऐड करते हैं, दैट इज योर सेकेंडरी रीइंफोर्सर, उसके बाद का जो बिहेवियर है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर, negative reinforcer and punishment. Positive reinforcer added to the environment that brings about an increase in a preceding response, and negative reinforcer, unpleasant stimulus whose removal lead to an increase in the probability that a preceding response will occur again in the future. This is more of an impact thing. आपका impact होता है, यही हम लोग ट्रेनिंग में करते हैं कि बाज़-औक़ात आप एक चीज़ एक तरीके से किसी को समझा रहे हैं, किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हुआ है, आप उसको अगर एक बार एक चीज़ समझा रहे हैं और उसका रिजल्ट आपने देखा कि उसको उल्टा गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, वो आपके उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, समझ नहीं रहा, उल्टा उसको गुस्सा आ रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को बीच में से निकाल देते हैं, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को आप चेंज कर देते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एस्केप कंडीशनिंग एंड अवॉइडेंस कंडीशनिंग, आप एस्केप करते हैं, वैसे यूजली आई से देयर इज नो एस्केप बटन इन लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई एस्केप का बटन नहीं है, जैसे हमारे कीबोर्ड पर तो एस्केप प्रेस करो आउट हो गए इस चीज से। देयर इज नो एस्केप बटन इन लाइफ। आप किसी सिचुएशन से एस्केप नहीं कर सकते। यू हैव टू रिस्पॉन्ड आइदर बाय पॉजिटिव वे आइदर बाय नेगेटिव वे। सो दूसरा आपका अवॉइडेंस है, आप उस सिचुएशन को ही अवॉइड करो। आपको पता है कि एक शख्स आपको डांट रहा है, अगर आप आगे से उसको रिप्लाई बैक करोगे तो ऑब्वियसली वो एक कंडीशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी रिटालिएशन की। आप अगर उस सिचुएशन को अवॉइड ही कर लो, आने से पहले ही आप उसको रोक लें, देन देयर इज अ डिफरेंट रिजल्ट। आपका बिहेवियर, अगले बंदे का बिहेवियर और जो रिजल्ट उसके सिलसिले में निकलेगा, उस रिजल्ट से आप क्या सीखेंगे वो सारा डिफरेंट होगा। पनिशमेंट, unpleasant or painful stimuli that decrease the probability that a preceding behavior will occur again. Punishment एक ऐसी चीज है जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट सारा का बहुत ज्यादा उनके आपस में थीरीज में डिफरेंसेस हैं। Few says it is very important, few says it is not. But I say, क्योंकि हमारी सुन्नत है, क्योंकि हमारे दीन का हिस्सा है, क्योंकि हमारे लिए वो मजहब का है, सो द पॉइंट इज कि आप पनिशमेंट ऑन अ स्पेसिफिक पर्पज ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, देन दैट थिंग इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आप अगर उस पनिशमेंट को, आपके पनिशमेंट का जो स्टिमुला है उसको आप अगर एक स्पेसिफिक इवेंट और स्पेसिफिक टाइम तक महदूद रखते हैं, उसका इम्पैक्ट और पड़ेगा। अगर आप उस पनिशमेंट को एक स्पेसिफिक इवेंट लेकिन अनलिमिटेड टाइम के साथ एसोसिएट करते हैं, उसका इम्पैक्ट और होगा। वेरी टिपिकल एग्जांपल, आप बच्चे को देख लें, बच्चा कुछ गलत काम करता है, आप एक बार उसको मना करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलत काम करता है, आप उसको थोड़ा सा डांटते हैं या आप हल्का सा उसको हाथ लगा दिया, यहां तक उसका एक कंडीशन बन गई, एक इवेंट के साथ एक कंडीशन आपने एसोसिएट कर दी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम। उसके नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
तो फिर उसके जहन में एक चीज़ एसोसिएट हो जाएगी कि ओके, इस इवेंट के साथ इस तरह की चीज़ होगी, इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, सो मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी है। अवॉइडेंस कंडीशनिंग, मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी है। अवॉइड करने इस सारे सेट ऑफ बिहेवियर से उसने लर्न किया क्या चीज़, जो एक्चुअल एक्ट था, कि वो एक्चुअल एक्ट गलत है क्योंकि उसके साथ ये कंडीशनिंग लगी हुई है मार की या डांट की, गुस्से की, और इस टाइम के अंदर वो टाइम उसके जहन में ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है और उससे वो चीज़ वो फिर सीख लेगा। गलती कहाँ पर होती है? गलती वहाँ पर होती है कि जहाँ पे आप उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं, उस टाइम पीरियड को आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेम इज़ द केस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक अगर आपका वर्कफोर्स, आपका एक ह्यूमन रिसोर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप अगर उसके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर एसोसिएट कर देंगे पनिशमेंट का फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसका मोटिवेशनल एस्पेक्ट गिर जाएगा। देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट एसोसिएट कर देंगे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो फिर उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। देन ही वुड बी नोइंग, ही और शी वुड बी नोइंग कि हाँ, इस तरह के काम का इस तरह का नतीजा है, सो आई हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन नेक्स्ट टाइम। Examples of reinforcement: positive when stimuli is added, getting a promotion or raise for good performance at work. Now you know कि ये reinforcement की theory जो हमने study की in terms of learning और ये concept, ये कहाँ से ये चीज़ें build हो के आपका human resource development का पूरा aspect build करती हैं। उसके basics क्या हैं, basic theories क्या हैं जिसके ऊपर ये पूरे blocks build हुए हैं। Positive when stimuli is added, getting a promotion or raise for good performance at work, increase frequency of good work. Punishment when stimuli is added, getting a demotion or pay cut for poor work, getting a spanking for misbehavior, वही बच्चे वाली example, decreasing frequency of poor work or misbehavior. Punishment by removing positive stimuli, removal of television or video games for getting bad grades, decrease in frequency of bad grades. Very typical example. It happens mostly with all of us. This has happened in our life. हमारा बाहर जाना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया, मूवी टीवी बंद कर दिया। आजकल के ज़माने में बच्चों को जो सबसे बड़ी पनिशमेंट दी जाती है, दैट इज़ मोबाइल। मोबाइल ले लिया, वो तो ज़िंदगी आप समझ लें कि बस उस बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखें। अगर इस पनिशमेंट के साथ आप कुछ पॉजिटिव ऐड करते हैं तो फिर वो चीज़ सूद आउट होके आपके पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मूव कर जाती है। एंड दिस हैज बीन स्टडीड अ लॉट। आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। आपने अगर आपका एम्प्लॉई है, उसने कुछ गलत किया है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप उसको कोई एक पनिशमेंट देते हैं, लेकिन उस पनिशमेंट में अगर आप उसका थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐड करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टिमुली ऐड करते हैं, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, डिमोटिवेट नहीं होगा। सेम इज़ द केस जैसे हमारे इसमें भी एग्जांपल है कि आप वो टीवी, वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन ये आप ले लें तो वो बैड ग्रेड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन की तरफ भी आ सकता है। दिस इज ऑल्सो केस, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड ग्रेड्स इज लो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन स्टिमुली इज एडेड, getting rid of pain by taking medication, increase in frequency of taking medication. Schedules of reinforcement, continuous reinforcement, behavior that is reinforced every time it occurs, partial reinforcement, behavior that is reinforced some but not all of the time. Fixed ratio schedule, reinforcement is given only after a certain number of responses are made. I repeat, reinforcement is given only after certain number of responses are made. आपके फिक्स रेशियो स्केड्यूल आपकी reinforcement का क्या है कि आप reinforcement सिर्फ उस वक्त होती है
कि जब सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं तो फिर आप वो करते हैं। ये हम किस वक्त करते हैं? इट्स मोर लाइक अ वार्निंग थिंग, 1 2 3, देन यू कॉल अप अ मीटिंग। Variable ratio schedule, reinforcement occurs after a varying number of responses rather than after a fixed number. Fixed interval schedule provides reinforcement for a response only if a fixed time period has elapsed, making overall rates of responses relatively low. Variable interval schedule, time between reinforcement carries around some average rather than being fixed. Now comes VAR के वर्क लर्निंग स्टाइल्स। वो कौन कौन से लर्निंग के तरीके हैं? पहले तो हमने ये उसके बेसिक थीरीज पढ़ी, कुछ एसोसिएशन की, कुछ कंडीशनिंग की, स्टिमुलाइज की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी बेस पे ये बिहेवियरल साइंसेज, जिसकी बेस पे टीचिंग मेथड, जिसकी बेस पे आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट, जिसकी बेस पे आपके ट्रेनिंग डिज़ाइंस होती हैं, ये हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स अभी पीछे स्टडी किए। अब हम देख रहे हैं कि वर्क लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, मुख्तलिफ किस्म के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं। VAR के विजुअल, ओरल, रीड राइट एंड किनेस्थेटिक। विजुअल, नीड टू सी फोटो, ग्राफ्स, चार्ट, पिक्चर। आपको कोई एक, लेट्स से कि आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास आपका HR मैनेजर आता है, HRD मैनेजर आता है, वो आके आपको कहता है कि जी आप हमने जो ये ट्रेनिंग कराई थी, इन ट्रेनिंग का इतने % इम्पैक्ट पड़ा है। दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ योर वर्ड्स। ऑब्वियसली जब तक कि आप उनको बाकायदा वो ग्राफ्स नहीं दिखाएंगे, आप उनको वो नंबर्स नहीं शो करेंगे। जब आपने वो ग्राफ शो कर दिया, आपने वो नंबर्स शो कर दिए, वो ग्राफ, वो नंबर आपके जहन में बैठ जाएंगे, आपको वो एकदम से इम्पैक्ट नजर आएगा, आपको वो इंक्रीमेंट नजर आएगा, वो विजुअल इम्पैक्ट आपको आपके बिहेवियर में नेक्स्ट टाइम वो चेंज लेकर आएगा। Whenever they will be asking, your HRD manager will be asking for the budget for next year, you will definitely be positive about the budget. It's a human psychology. So visual learning, हम mostly चीज़ें इसी तरीके से visually देख के हम सीखते हैं। So and so even the course itself, आपका material जो है, आप जो आंखों से देखते हैं वो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। Oral learning, need to hear and repeat aloud information. Pitch matters a lot. If I started speaking in a very low voice, in a very low manner, बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर दूँ, the impact would be different. But when I use the different tone, when I use different pitch, वो different pitch जो है, this up and down, a loud information, a loud and clear information helps you to hear, helps you to learn about the thing. बच्चा अगर आहिस्ता बोलेगा आपको नहीं समझ आएगा। बच्चा अगर आपको ऊंचा रो के बताएगा, पहले वो आहिस्ता 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 वो रोने का जो उसका वो सीक्वेंस है वो आहिस्ता से ऊंचा होता है, वो उससे आपको बताता है, वो एकदम नहीं ऊंचा बोलना शुरू कर देता, ऊंचा नहीं रोता, वो उससे आपको बताता है कि आप लर्न करो उसके उस रोने के अंदाज से। तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बर्ब्स का इशू है, उसको भूख लगी है, उसको चेंज चाहिए, उसने शॉवर लेना है। वी ऑल केम टू नो इवेंचुअली कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रहा होता है। रीड राइट लर्नर्स नीड टू रीड बुक्स, राइट फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा। देयर आर फ्यू पीपल कि वो जब तक चीज को लिखे नहीं वो उसको सीखते नहीं है एट दिस एज। लेकिन ये चीज हमने कहाँ से सीखी? बचपन से। हमने उस वक्त तक ए लिखना हमें नहीं आया, अभी हमें ना आया होता, जबकि हमने बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें ए लिखना ना सिखाया होता। हमें अलिफ बे ना आई होती कि अगर हमने बचपन में वो लिख के ना सीखी होती। उसी तरह हम रीड करके लर्न करते हैं। हमने बचपन में लिख के, रीड करके विजुअली भी, और हमने हियर करके, सुन के हमने ABCD सीखी। दिस इज हाउ वी लर्न। ए फॉर एप्पल, और फिर उसको हमने एसोसिएट किया विद डिफरेंट
राइम्स, उसमें कुछ म्यूजिकल एस्पेक्ट ऐड किया ताकि वो हमारे जहन में वो सीक्वेंस बैठ गया। इसी तरह हमने उसको फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर सीखा। देन किनेस्थेटिक लर्नर नीड टू डू समथिंग एक्टिव, डिस्कस, वॉक, क्रिएट, मूव वाइल लर्निंग। ये हम सबके साथ होता है, या बहुत से लोग जो रट्टा भी मारते हैं, याद भी करते हैं, कोई चीज समझनी भी होती है, दे नीड टू एसोसिएट इट विद सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। मेरे अपने साथ है क्या, मैंने अगर कोई चीज रिवाइज करनी है, अनलेस अनटिल मैं चलूंगा नहीं, मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा। अनलेस अनटिल मैं उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, मुझे वो चीज समझ नहीं आती या मैं उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड वॉक लर्निंग स्टाइल। Now what you have to do is pick up any story out of your life, pick up anything out of your life और उसको इन वॉक लर्निंग स्टाइल के साथ एसोसिएट करें और एक एक के आप एग्जाम्पल्स अपने पास लिखें। अगर नहीं लिखते आप किसी के साथ अपने ग्रुप्स में डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएटेड है और आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से सीखी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रखा है, द रिजल्ट इंडिकेटर रूल ऑफ थंब एंड शुड नॉट बी रिजिडली अप्लाइड। रिमेंबर दैट ऑनलाइन क्वेश्चनर लर्निंग स्टाइल टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज अ पर्टिकुलर माइंडसेट, रादर इट इज डिजाइन्ड टू इनिशिएट डिस्कशन अबाउट एंड रिफ्लेक्शन अपॉन लर्निंग प्रेफरेंसेस। गो टू द लिंक बिलो टू टेक द वॉक लर्निंग टेस्ट। आप इधर जाएं और यहाँ पे जाके एक वॉक लर्निंग टेस्ट ले सकते हैं। नाउ कम्स द लर्निंग प्रोसेस। Learning, relatively permanent change in behavior, learning and retention। अब इसके साथ हम इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म बेस के लिए हम उनके अंदर वो चेंज लेकर आना चाहते हैं। वो चेंज सिर्फ उस वक्त आता है कि जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफिकली लर्न कर लेते हैं। लर्निंग थ्रू सीइंग 83%, हियर 11%, स्मेल 3%, टच 2%, taste 1%, retention 10%, read 20%, hearing 30%, see 50%, see and hear 70%, discussion 80% is the combination see, hear, do। You remember हमने पिछली स्लाइड पे ये बात की थी, वो A for apple हमने लिखना देखने से भी सीखा, हमने करके भी सीखा, हमने सुन के भी सीखा। सुनना थ्रू म्यूजिकल राइम, देखना एसोसिएशन विद एप्पल, लिखना या करना उसको खुद हाथ से करना। सो सी, हियर, डू, दिस कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क। सो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि लर्निंग का ये जो एस्पेक्ट है सी, हियर, डू, SHD, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 80% इसके रिटेंशन रेशियो है। सो क्या अब आप कोई ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे कि जिसमें ये तीनों एस्पेक्ट हो कि यू सी, यू हियर एंड देन यू ऑल्सो डू इट। क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करेंगे कि जिसमें ये तीनों पर्सपेक्टिव एम्प्लॉइज को मिले कि वो अपने सीनियर को काम करता देखे। उसके लिए आप क्या करेंगे, एसोसिएट विद द सीनियर। ये देखेगा तो सीखेगा। देन हियर, आप उसको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देंगे, कुछ वो उनसे डिस्कस करेगा, उससे सीखेगा। डू, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑन वर्क एक्सपीरियंस, चैलेंजिंग टास्क, उसको टेस्ट करना उस चीज के ऊपर, उसको छोटा सा टास्क देके उसको कहना कि अब तुम ये करो। तो क्या वो आपका एम्प्लॉय इन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रखते हुए आपका एम्प्लॉय के कितने % चांस है कि वो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग या एक स्पेसिफिक टास्क जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, एक पॉइंट जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो उसको प्रॉपरली कर सकेगा। आई थिंक द परसेंटेज वुड बी 80+। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस, वेरी ट्रू, वी डू एग्री, बिकॉज हम बचपन से लेके अब तक और रहती जिंदगी तक टिल कवर हम यही काम करते रहेंगे। विल कीप ऑन लर्निंग डिफरेंट थिंग्स।
Learning is purposeful and must make sense to the learner. Learning involves as many senses as possible. बल्कि मैं इस तरह कहूँगा कि learning should involve, क्योंकि हम अगर बिल्कुल organizational training की बात कर रहे हैं तो वो should involve as many senses as possible. You know, जो best trainers हैं around the globe, जो best training organizations हैं, वो बाकायदा पूरा एक environment create करती हैं. There was an organization जिसके साथ हमने ट्रेनिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बाकायदा एक कलर स्कीम उन्होंने उस कमरे की चूज़ की थी. उन्होंने लाइटिंग सिस्टम इस तरह का रखा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जिसका इम्पैक्ट होता है. उन्होंने उसके साथ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसके साथ स्मेल, आप वहाँ पे जो एक फ्रेगरेंस थी वो इस तरह की थी कि जो एक स्टिमुलाई था वहाँ पे हमारे लिए. उन्होंने फूड इस कैटेगरी का रखा था, साथ उन्होंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें ऐड किया था. स्लाइड्स का कलर, राइटिंग मटेरियल, पेन, हर चीज़ उन्होंने एक स्पेसिफिक रिसर्च की बेस पे की थी, जो हमें बाद में पता चला कि जब उसका रिजल्ट हमने ट्रेनिंग के बाद जब रिजल्ट हमने उसका दिया, उसका टेस्ट दिया और उसका रिजल्ट आया, और हमारे ही साथ वाले रूम में एक और ग्रुप था जो बिल्कुल ही पैथेटिक किस्म के कंडीशंस में उन्होंने वही ट्रेनिंग हासिल की और उनका जो रिजल्ट था वो डिफरेंट था. देन वी केम टू नो कि ये आपकी सेंसेस जो हैं वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और लर्निंग किसी एक एस्पेक्ट का नाम नहीं है, पूरे एक एनवायरनमेंट का नाम होता है. लर्निंग एक्टिविटीज मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन. लर्निंग मस्ट बी स्टिमुलेटिंग. Learning must result in ability to perform. Learning is affected by emotions, no doubt about it. Learning is affected by the physical and social environment. Now, teaching and instructing. Success depends upon objectives for the course, resources available, characteristics of participants, learning environment, and instructor. Who is responsible? मैंने अभी आपको पीछे एक एग्जांपल दी थी अपनी ट्रेनिंग की जो हमने खुद अटेंड की. आप उसी ट्रेनिंग को अपने जहन में रखें और उसके साथ वाले रूम की ट्रेनिंग को अपने जहन में रखें. दोनों ट्रेनिंग एक ही थी, इंस्ट्रक्टर एक ही था, तो फिर रिजल्ट क्यों डिफरेंट था? क्या वो ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें शामिल नहीं थे? क्या ये सारे वो स्टिमुलाइज नहीं है? क्या ये सारे वो वेरिएबल्स नहीं है कि जो मिला के आपका एक परफॉर्मेंस मार्कर क्रिएट करते हैं? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, यस, दोनों का एक ही था कि लोग उसको सीखें. रिसोर्स अवेलेबल, ऑब्वियसली बोथ फॉर डिफरेंट, 180 डिग्री ऑपोजिट टू ईच अदर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो भी डिफरेंट थे. लर्निंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग था. एंड इंस्ट्रक्टर. सो which one of these things were responsible for two set of results? आप खुद इसको आपस में डिस्कस करें, एनालाइज द रिजल्ट और खुद अपने पास लिखिएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिजल्ट. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में आप पॉइंट आउट करें. मैंने आपको शुरू में कहा था, पिछले लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में भी, कि हम टीचिंग को डिस्कस करेंगे. क्या आप ट्रेनर हैं, आपने ट्रेन करना है अपने ही डिपार्टमेंट को. लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आपने एचआर की ट्रेनिंग देनी है. फॉर देम यू विल बी एक्टिंग एज अ बॉस, फॉर देम यू विल बी एक्टिंग एज अ इंस्ट्रक्टर, फॉर देम यू विल बी एक्टिंग एज अ टीचर ऑल्सो. ये आपका एक रोल है. रिमेंबर दिस थिंग, जो यू आर अ टीचर फॉर देम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. आप उनको मुख्तलिफ चीजें टीच कर रहे होंगे. टीचिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन. हमारे यहाँ तो टीचर उसको कहा जाता है ना जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है. लेकिन टीचर इज अ कैटेगरी फॉर इंस्ट्रक्टर फॉर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. और हमारी जिंदगी में टीचर क्या है? हमारी जिंदगी, किस्मत, फेट, कुदरत, ये इटसेल्फ एक टीचर है. टाइम एक टीचर है. पेरेंट्स हमारे टीचर हैं. सो ये जो टीचिंग एस्पेक्ट है, हम इस पर भी बात करेंगे कि टाइम कैसे टीच करता है, जिंदगी कैसे टीच करती है, पेरेंट्स कैसे टीच करते हैं, आपने कैसे चीज़ों को आगे टीच करना है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में टीचिंग एंड जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ट्रेनिंग में टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है,
ट्रेनर स्लैश टीचर क्या चीज होती है? एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्नर एंड टीचर. Objectives written in behavioral terms, outlined to participant clearly and specifically. Types of objective: cognitive, knowledge. Tell what information the learner must know and describe how the knowledge will be demonstrated. Require giving information to the learner. Psychometer, skill, behavioral aspect. Tell what physical skills the learner will be able to perform. Best learn in practice session as they require neuromuscular coordination. Whole, part, whole. Types of objective, affective, feelings. Clarify feelings and attitudes of the learner, the most difficult to impart and evaluate. A patient, confident, friendly, empathetic teacher can help learner feel comfortable and confident. Why do you want to know if the objects are being met? How can you determine if the objectives are being met? Okay, these are the two questions I have for you guys. अब तक आपने जितना भी लर्निंग के बारे में सीखा, जितना भी HRD के बारे में सीखा, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्ड किए, इन दो क्वेश्चन के आपने आंसर करना है इन योर ओन वर्डिंग, इन योर ओन टर्म्स. छोटी से छोटी एग्जाम्पल उठाएं, डेली लाइफ की एग्जाम्पल उठाएं, डिस्कस करें आपस में, एंड देन कम अप विद द आंसर्स फॉर दीज टू क्वेश्चंस कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हाई डू यू वांट टू नो इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट? हाउ कैन यू डिटरमिन इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट? Answer is evaluation. For evaluation. What is evaluation? Use. Determine readiness for new material, estimate progress, judge effectiveness, provide motivation feedback, provide a record. Misuse. Threaten students, clarify students, misuse result, use for instructional design. Learner, motivation, past learning experience and need. What is motivation? Intrinsic and extrinsic. हम लोग ये पहले different management subjects में motivational theories हम लोग study कर चुके हैं. इसको हम इसमें भी touch करेंगे कि motivation and learning for HRD क्या perspective है. Past learning experience, length away from, positive or negative, and need for learner. There are different learning styles. Concrete, experiment, conceptualization, observation, reflective, active, abstract, and experience. Now comes the part of characteristics of good instructor and facilitator, which are going to be your characteristics. Knowledge of the subject matter, facilitator of learner participation, ability to serve as a model, ability to provide effective feedback, ability to perform effective evaluation, ability to administer and manage the course. Now, who is the good speaker? Maintains contact, control nervousness, avoid distraction mannerism, show enthusiasm, develop good voice quality, avoid excuses, and practice before presents. Are you maintaining contact? Get the attention of the first class. Look at and talk to your students. Speak in a conversational tone of voice. Pay close attention to student response. Be alert, look alert. That's all for today's lecture. और लर्निंग की हमने ये बेसिक्स को यहाँ से टच करना शुरू किया. अभी उसके बाद हम टीचिंग, फैसिलिटेटर, ट्रेनिंग मेथड और इस तरह बाकी सारे लर्निंग के एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे. टिल नेक्स्ट क्लास, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.